हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ज्ञान कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग एक दो नंबर रह गए थे जिनका डिस्कशन अभी बाकी था। उन नंबर्स को डिस्कस करने के बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करेंगे, यानी स्थानीय मान और जाति मान की बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उन नंबर्स में आपका ट्विन प्राइम नंबर रह गया था, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा था। प्राइम नंबर्स ओनली टू फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ, या तो वन उसका फैक्टर बनेगा या वो खुद उसका नंबर फैक्टर बनेगा। ये बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में देख रखी थी। इनफैक्ट ये भी जान रखा था कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स। मैंने आपको बताया था 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और भी कई सारी चीजें मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में, कैसे प्राइम नंबर्स निकालते हैं। यदि आप नए हैं और यदि आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देखें, वहां से आपको प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी, कैसे प्राइम नंबर फाइंड करते हैं, वहां सब कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी और बटोर लेते हैं यहां से। ट्विन प्राइम नंबर जानिए जुड़वा अभाज्य संख्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर होते हैं। यहां पर बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर होते हैं। दूसरी बात यह कि हैविंग डिफरेंस टू ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2। आप देख रहे हैं यहां पे 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। इसी तरह से 29 और 31 में भी डिफरेंस कितने का, 2 का। और भी कई सारे नंबर ऐसे हम ढूंढ सकते हैं। और उन सारे नंबर्स को जो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और 2 का डिफरेंस रख रहे हैं, क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं आपकी कहलाएंगी। क्लियर। सबसे पहले बात तो यह है यहां पर कि नो इवन नंबर कैन बी ट्विन प्राइम नंबर। कोई भी इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। कोई भी सम संख्याएं आपकी ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकती। सम संख्याएं कोई भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या था, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 था। इसके अलावा आपको प्राइम नंबर में कोई भी इवन नहीं मिलने वाला है, सम संख्या नहीं मिलने वाली है। तो इसी तरह से आप इसमें भी ट्विन प्राइम नंबर में भी जान सकते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर में भी कोई भी इवन नंबर नहीं हो सकता। पक्का। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स के बारे में आप थोड़ी जानकारी और बटोरिए यहां से। कंपोजिट नंबर किन नंबर्स को बोलते हैं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। प्राइम नंबर अभाज्य, कंपोजिट नंबर भाज्य। वहां पे अभाज्य संख्याओं में सिर्फ दो ही फैक्टर होते थे और भाज्य संख्याओं में 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो आपसे हम पूछें सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आप बोलेंगे 4। क्यों? क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। यदि आप 4 के फैक्टर करेंगे तो आपको 4 के फैक्टर क्या मिलने वाले हैं, 1, 2 और 4, 3 फैक्टर हो गए। यानी 4 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है, यानी 4 के भी टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, इसके फैक्टर कितने हो गए, इस 4 के फैक्टर कितने हो गए, आप बोलेंगे 4 के फैक्टर यानी गुणनखंड 3 हैं, इसलिए 3 हैं, फैक्टर 3 है, फैक्टर्स की संख्या 3 है, इसलिए कैसा नंबर है, यह भाज्य संख्या है और सबसे छोटा भाज्य नंबर है। क्लियर। अब हम बात करें प्राइम नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, वहां पे 2 फैक्टर होते थे, यहां 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। कुछ मैं आपको और करा देता हूं। जैसे आप जानिए यहां पर मैं आपसे बोलूं कि और क्या हो सकते हैं भाज्य संख्याएं, और 1-2 भाज्य संख्याएं देख लेते हैं। जैसे 6, 8, 10, 12, 14, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं,
फैक्टर निकालना मैंने आपको बताया था, नहीं जानते फिर से एक बार देख लें। 6 के फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 6, यदि अब 8 के फैक्टर करेंगे तो 1 2 4 और 8। इसी तरह से यदि हम 10 के फैक्टर करें तो 1 2 5 10, आप देख रहे हैं 2 से ज्यादा फैक्टर इन सभी के हैं। 12 के फैक्टर करें तो 1 2, 12 किन किन संख्याओं के टेबल में आता है ये आपको सोचना है। फैक्टर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर करना मैं आपको आगे इसी नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के फैक्टर कैसे किए जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल संख्याएं हैं, तो ऐसे ही आप गेस करके इनके फैक्टर्स बता सकते हैं। 14 के फैक्टर करने हो तो 1 2 एंड 7 एंड 14। तो इन सारी नंबर्स के फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, तो ये सारी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं। ये बातें आपने सीख ली, बोलो कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान और जाति मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानिए, आप एक नंबर हम यहां पे लिखते हैं 1, एक छोटा सा नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास नंबर लिखा 1 2 3 4। अब हम यहां से आपसे पूछें कि इसमें इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, वंस प्लेस क्या है, तो आप बोलोगे इसमें इकाई का अंक क्या है 4। इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलेंगे इकाई का अंक 4 है। मैं आपसे पूछूं दाही का अंक क्या है, तो आप बोलोगे दाही का अंक 3 है। ये दाही का अंक है, दाही का मतलब टेंस, ये हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इकाई का मतलब वंस। दाही का अंक क्या है, आप बोलेंगे दाही का अंक 3 है। यहीं पर हम आपसे बात करें कि सैकड़े का अंक क्या है, सैकड़े का अंक क्या है, ये सैकड़े का अंक क्या है, सैकड़ा मतलब 100। सैकड़े का अंक क्या है, तो आप बोलेंगे 2। 1000, ये प्लेस क्या कहलाएगा, 1000। 1000 का अंक क्या है, 1000 बोले तो 1000। 1000 का अंक क्या है, तो आप बोलेंगे 1। तो ये बातें आपने बचपन में पढ़ रखी हैं कि ये इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, इधर और आ जाता तो 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज इधर लिख सकते हैं और इन सब का ज्ञान मैं समझता हूं आपको होगा। तो यदि आप प्लेस वैल्यू की बात करें तो इकाई के अंक का मान होता है 1। इकाई के अंक की जो प्लेस वैल्यू होती है, जो इकाई के अंक का स्थानीय मान होता है, जो इकाई के अंक का स्थानीय मान होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1। अब इस चीज को ऐसे समझिए थोड़ा। मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखा 2 3 4 5 6, तो यदि हम बात करें यहां पर कि ये नंबर जो 6 है, जो इकाई के अंक पर है, इसका स्थानीय मान क्या है, तो आप बोलेंगे इसका स्थानीय मान 6 है। 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 है। इस 5 का, ये 10th डिजिट का स्थानीय मान क्या है, तो आप बोलेंगे 50। कैसे 50 आया, इधर देखिए, ये दाही का अंक है, ये दाही का अंक है। यहां पर तो इकाई के अंक की वैल्यू तो 1 होती है, ये दाही का अंक है, तो दाही के अंक की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो ये फाइनल नंबर कितना आ जाएगा, 50। ये फाइनल नंबर कितना आएगा, 6। यहां पर ये सैकड़े की जगह पे है तो 4 है, और इस सैकड़े की जगह इस प्लेस पे जहां जिस प्लेस पे 4 बैठा है, जिस प्लेस पर 4 बैठा है, उस प्लेस का अस्तित्व क्या है, उस प्लेस का अस्तित्व ये है कि ये सैकड़ा है और सैकड़े की जगह आता है 100। सैकड़े का मान 100 होता है, इसलिए आप यहां पर देखेंगे ये फाइनल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000, यानी इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 3000। और इस 2 की बात करें तो इस 2 का स्थानीय मान, ये 10,000 की जगह पे है, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 10,000, मतलब 10,000 का गुणा 2 में होगा, तो फाइनल कितना आ जाएगा, 20,000। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। बहुत ही नॉर्मल सी ये चीज है, क्लियर, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है ये।
एक बार मैं आपको इसमें इस तरह से भी चीजों को बता देता हूं जिससे आप कभी ना भूलें कि मान लीजिए ये इकाई का अंक, ये इकाई, ये दाही, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, दस हजार, लाख, 10 लाख, ठीक है। आगे और भी अब इस तरह से वैल्यू करोड़ करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पे इकाई का अंक का मतलब है 1, दाही के अंक का मतलब है 10, सैकड़े का अंक का मतलब है 100, हजार का मतलब है 1000, प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, और 10,000 का मतलब है 10,000 इसकी प्लेस वैल्यू बनेगी। जहां पे जो भी नंबर लिखा होगा उसमें इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करा देंगे। जो भी नंबर्स लिखा होगा इन प्लेसेस पे जो भी नंबर होगा उनमें इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करा के हम उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। इन प्लेसेस में जो भी नंबर लिखा होगा उन नंबर्स में हम इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करा के उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। और ये लाख का मतलब 1 लाख, ये 1000, 10,000, 1 लाख, और ये 10 लाख, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करा के हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही नॉर्मल सी बातें। समझनी क्या बातें हैं आपको, ये आप समझिए जरा। आपको देखना क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इकाई अंक का जो स्थानीय मान है और जो जाति मान है, उससे पहले आप पहले यह जानिए कि जाति मान किन्हें कहते हैं। ये तो आपने बातें समझ ली। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए जातीय मान क्या होता है, जाति मान किन्हें कहते हैं। ठीक है, जातीय मान क्या है, स्थानीय मान तो आपने समझ लिया। जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। जो चेहरे पे दिख रहा है वही उसका मान है। जैसे 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे कुछ लिखा है, यहां पर इस पांच का जातीय मान क्या है, इस 5 का जातीय मान 5 है। इस 4 का जातीय मान क्या है, 4। इस 3 का जातीय मान क्या है, 3। इस 2 का जातीय मान क्या है, 2। और इस 1 का जातीय मान क्या है, 1। इन सभी की जो फेस वैल्यू है वही है जो नंबर है। ये डिपेंड नहीं करता, ये मायने नहीं रखता कि वो किस जगह पे है। 5 इकाई के अंक पर बैठा है, इसके बावजूद उसकी फेस वैल्यू 5 है। 4 दाही के अंक पर है, इसके बावजूद उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 4। सैकड़े की जगह 3 है, फिर भी जो जातीय मान है, जो फेस वैल्यू है वो 3 है। यानी जो चेहरे पे दिख रहा है वही उसका मान है। मायने ये नहीं रख रहा कि वो कहां पर बैठा है, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता कि वो है कहां पर। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक चीज आप समझिए। यहां पर मान लीजिए यहां पर 1 2 3 4। अब मुझे बताओ, ये इकाई का अंक है। इकाई के अंक का यहां पर 4 का जो स्थानीय मान है, यानी कि जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, आप बोलेंगे 4। हम आपसे बोलें कि इस 4 का जो फेस वैल्यू है वो कितना है, आप बोलोगे 4। तो इकाई के अंक पे जो भी नंबर होता है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों की कैसी होती है, सेम होती है। यहां पर देखिए इस 5 का जो स्थानीय मान है, इस 5 का स्थानीय मान आप बोलोगे कितना, 5। 5 का स्थानीय मान कितना, 5। और 5 का जातीय मान भी कितना है, 5 ही है। 5 का स्थानीय मान भी 5 है, 5 का जातीय मान भी क्या है, 5 है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम आ रही है। कहां पर, यूनिट डिजिट के नंबर्स की। यूनिट डिजिट के नंबर्स पे, यूनिट डिजिट पे, वंस प्लेस पे जो भी नंबर है उसका स्थानीय मान और जो जातीय मान है वो कैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात आपको यहां पर यह समझनी है, यदि 0 आ जाए, समझिए भैया, 0 के केसेस में आप समझिए जरा, 0 आ जाए यानी कि इस तरह से कोई नंबर लिखा हो, बीच में 0 आ जाए। भाई आपसे पूछे इस 5 का स्थानीय मान बताओ, इस नंबर में 5 का स्थानीय मान बताओ, तो आप बोलोगे इस 5 का स्थानीय मान
मतलब प्लेस वैल्यू क्या है 5। मैं आपसे कहूं 5 का जातीय मान बताओ, जातीय मान बताओ, मतलब फेस वैल्यू बताओ, आप बोलोगे 5। लेकिन बच्चे यदि हम बात करें जीरो की तो आप बताओ मुझे जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। मैं आपसे पूछने वाला हूं कि जीरो का स्थानीय मान बताएं। आप कहेंगे जीरो का स्थानीय मान, मैंने अभी आपको बताया कि ये किस प्लेस पे, ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे ना, 10th प्लेस पे दाही के अंक पे। आप दाही के अंक की वैल्यू बताओ कितनी होती है 10। तो यहां पे जब जीरो में 10 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यानी फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह से जीरो का स्थानीय मान भी जीरो हो गया और जीरो का जातीय मान भी क्या हो गया, आपसे पूछे जातीय मान भी क्या हो गया, जीरो। अब देखो हम क्या कह रहे थे यहां पर, हम ये बोल रहे थे कि इकाई का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव क्या रहता है, समान रहता है। ये बात तो आप अभी समझ ही चुके हो। दूसरी बात यह कि शून्य का जो स्थानीय मान, शून्य का जो स्थानीय मान है, जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, सदैव क्या होता है बताओ, सदैव शून्य होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर बात करते हैं। क्लियर? चलो देखो, इसके बाद अब हम आपको बताने वाले हैं कि दशांक क्या होता है, शतांक क्या होता है, सहस्त्रांक क्या होता है। देखो ये बातें तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं और आपको आती भी हैं। जो बच्चे थोड़ा सा भी अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए हैं उन सबको ये बातें आती हुई हैं। वैसे सबको आती हैं बातें, लेकिन ये जो दशमलव से जुड़ी बातें हैं, ये इन बातों को समझना है, यानी इन पॉइंट्स को समझना है। दशांक क्या है, शतांक क्या है, सहस्त्रांक क्या है। तो दशांक का मतलब होता है 10th। देखिए जो हमारा दाही का अंक होता है वो 10th प्लेस होता है, लेकिन हमने यहां पर टीएच लगा दिया, 10th प्लेस होता है। अब यहां पर मैंने टीएच लगा दिया, 100 की जगह 100 लिख दिया, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को, ठीक है। और 1000 में टीएच वगैरह लगा दिया, ये इसका इंग्लिश फॉर्म लिखा है। दशांक क्या है, दशमलव के बाद का प्रथम अंक क्या कहलाता है, दशांक कहलाता है। शतांक क्या होता है, दशमलव के बाद का द्वितीय अंक शतांक कहलाता है। और आप सहस्त्रांक की बात करें तो दशमलव के बाद का जो तीसरा अंक होता है वो आपका सहस्त्रांक कहलाता है, वो आपका सहस्त्रांक कहलाता है। तो इस नंबर को देखिए, यहां पर दशमलव के बाद का जो पहला अंक वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा दशांक। दशमलव के बाद का दूसरा अंक क्या बनेगा, शतांक। दशमलव के बाद का तीसरा अंक क्या बनेगा, सहस्त्रांक बनेगा। पक्का? चलो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। अब यहीं पर यदि आपसे प्लेस वैल्यू की बात कर दे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले तो इनका नामकरण मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। ये वैल्यू आपकी 10th है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज को समझ लें अच्छे से। मैंने दोनों मीडियम के बच्चों को कवर करने की कोशिश की। यदि 5 मान लीजिए 5 लिखा है यहां पर, तो ये 10th है, यहां पर टीएस लगा दिया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दशांक। इसी को क्या बोलते हैं, दशांक। इसी को बोलते हैं दशांक, ठीक है। ये 100 है, इसको क्या बोलते हैं, शतांक। और इसको क्या बोलते हैं, सहस्त्रांक। सहस्त्रांक, ठीक है। यदि आपको हिंदी में कोई कंफ्यूजन हो तो बस इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश मीडियम दो पेपर तो बाइलैंग्वेज आता है ना, तो आप वहां टीएच वगैरह लगा देख लेना कि किसमें टीएच लगा है। आप बाइलैंग्वेज पेपर को देख सकते हो जिसमें कोई कंफ्यूजन हो। जैसे ये वर्ड संस्कृत के वर्ड है, आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, दशांक, शतांक, सहस्त्रांक, इन चीजों में यदि आपको दिक्कत भी हो रही है, आप भूल रहे हो इन चीजों को, तो टीएच लगा के इंग्लिश वाला पोर्शन देख लेना, इंग्लिश वाला जो जिसमें पेपर आया हो, ठीक है। तो आप देखो यहां से 5 ये 10th है, ये कितना है 100th है यानी शतांक है, और ये हमारा नंबर सहस्त्रांक है। इधर तो आप जानते हो 1 इकाई का अंक है, ये 10 दाही का अंक है, और ये 5000 यानी कि सैकड़े का अंक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक चार्ट बना के तैयार कर दिया। ये सारी चीजें मैंने पहले से लिख ली हैं जिससे आपका समय बचे, मेरा भी। तो यहां से पॉइंट्स की बात करें तो ये डेसिमल पॉइंट से ही नंबर है पूरा। यहां से पॉइंट, ये पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट इसको बोलेंगे।
इधर पॉइंट के बाद का नंबर आप जैसे अभी पढ़ भी चुके हो, ये कई बार जब आप लिखोगे तो आपको भी चीजें याद हो जाएंगी। दशांक, ठीक है, दशांक, शतांक, सहस्त्रांक, आप मेरे साथ बोलोगे तो और जल्दी याद होगा, सहस्त्रांक, ठीक है। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें, देखो वंस की प्लेस वैल्यू 1 होती है, टेंस की प्लेस वैल्यू 10 होती है और 1000 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। क्लियर। अच्छा, इधर बात करें तो दशांक की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/10 और शतांक की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/100 और सहस्त्रांक की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/1000। क्लियर। तो इस तरह से आप इस चार्ट को भी समझ सकते हैं बाय चार्ट, और ये पॉइंट हमारा लगा हुआ है जैसे हमने नंबर्स के अभी ड्रॉ किया था और समझा था। अभी ये सवाल कैसा आया था एग्जाम में, ये हम समझते हैं। एक सवाल मैंने यूपीएसआई का ले रखा है, इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं यहां पर। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मेट है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी नंबर्स का विस्तार कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 लिखा है, मुझे इसका विस्तार करना हो इस नंबर का, तो कैसे करेंगे। तो देखो ये 4 का विस्तार कैसे करेंगे, ये तो 4 आ जाएगा, इस चूंकि 1 का गुणा होगा। इस 3 का यदि मुझे ओपन करना हो तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 30, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया 30 आ गया, ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा 200। यहां से 1 का यदि विस्तार करना हो तो 1000, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। ऐसे आप इन नंबर्स का क्या कर सकते हो, विस्तार करोगे। यदि आप पुनः इनको जोड़ना चाहोगे तो यही आपको नंबर फिर से मिल जाएगा, यही नंबर आपको फिर से मिल जाएगा। तो मुझे कहीं लगता है कि ये नंबर कंपैरिजन किया गया होगा, तो इस नंबर का कंपैरिजन करना है। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए नंबर को मुझे क्या करना होगा, ओपन करना होगा। किस नंबर को ओपन करना होगा, इस नंबर को ओपन करना होगा। तो चलिए इस नंबर को ओपन करते हैं फटाफट। देखिए यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि ये हमारे पास ये जो 9 लिखा है, ये लिखा है 90, ठीक है, 9 इंटू, चूंकि ये 8, ये तो हमारे पास यूनिट डिजिट है, इसमें 1 का गुणा हो जाएगा। इस 9, ये तो 10th डिजिट है, तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा पक्का। अच्छा, प्लस ये कितना है, ये है 5/10, चूंकि दशांक है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये शतांक है, तो शतांक का मतलब 1/100, ये 2/1000 सहस्त्रांक है, बराबर कितना 9a प्लस 8b प्लस 5c प्लस 5c प्लस 4d प्लस 2e। बहुत ही आहिस्ते करेंगे आप, उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे इन चीजों को। अब आप कंपैरिजन करो फटाफट। 9a का कंपैरिजन जब इस नंबर से होगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर बताओ कितना आ जाएगा 10। 8b का इस नंबर से कंपैरिजन करोगे तो b इक्वल कितना आ जाएगा 1। 5c का जब आप इस नंबर से कंपैरिजन करने आओगे, 5c का इस नंबर से कंपैरिजन होगा तो मुझे बताओ c की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 1/10। इसी तरह से मुझे d की वैल्यू बता सकते हैं आप 1/100, और e की वैल्यू बताइए कितनी आएगी 1/1000। मुझे इतनी बात बताओ, ये बात यहां तक क्लियर है ना, यहां तक कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। क्लियर। अब ये मान हम कहां रखेंगे, ये जो a b c d e के मान निकले हुए हैं, ये हम ये मान यहां पर रख देंगे। ये बात आप समझ पा रहे हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। 9a भैया जी, जब आप 9a बराबर करोगे ना, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को बराबर करके दिखाना। कंपैरिजन का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर करके दिखाना। तो 9a वाला पार्ट जब आप इससे कंपैरिजन होगा, मतलब बराबर होगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। इसी तरह से जब आप 8b को 0.8 से कंपैरिजन करेंगे, 0.8 का मतलब आप 8 से 8 कैंसिल, 1/10 आ जाएगा। इसी तरह से सारे नंबर्स कंपैरिजन कर लिए मैंने। क्लियर। तो अब चलो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, कहां पर, जो हमसे पूछा गया है। सबसे पहले ये बताओ पूछा गया है ये 5a प्लस 3c प्लस 4e का मान हमसे बताओ। तो अब हम e की जगह क्या निकला है, e की जगह हम मान रखते हैं 1/1000 प्लस c की जगह क्या रखते हैं, c की जगह 1/10, ओके। और e की जगह फिर से हमें यहां पर a की जगह रखना था, 5a था बच्चे, तो 5a का मतलब 10।
ठीक है। और 4e का मतलब अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 1000। अब इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा पॉइंट, यहां पॉइंट लग जाएगा, और कितने डिजिट बाद आएगा, 4, 1 2 3, 3 डिजिट बाद आएगा कितना, 4। ये बात तो आप सभी जानते हैं। अब मुझे इसको ऐड करना है, इसको मुझे ऐड करना है पक्का। तो कितना आएगा मुझे बताओ, 4 आएगा 2 डिजिट के बाद। मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर देता हूं, आपको एडिंग आती होगी। ये मैं मान के चलता हूं 304, 3 डिजिट में आएगा, 3 डिजिट बाद आएगा 4। देखो पॉइंट के 3 डिजिट बाद ये है, और 1 डिजिट बाद आएगा 3। आप ऐसा, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा पक्का। चलो आगे बात करते हैं। देखिए इस तरह के सवाल आपने बहुत ही, ये यूपीएसआई का सवाल था, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ हो रहा हो। छोटे छोटे एग्जामों में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल मैं करके आपको बता देता हूं। छोटे एग्जामों में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको यह ध्यान देना है कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर इस तरह से लिख के आ गया और पूछा गया कि इस संख्या में, संख्या ये लिखी है आपके पास में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करें, और जातीय मान में अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। आप कैसे बताओगे? अब इस नंबर में 4 का स्थानीय मान क्या है, कितने डिजिट बाद है ये 4, 1 2 3, यानी कि ये नंबर सैकड़े की जगह पे है, मतलब इसमें गुणा कितने का, 400 का। तो इस नंबर में यानी कि 5425 में जो 4 है उसका स्थानीय मान कितना है, उसका स्थानीय मान 400 है। इसी नंबर में 4 का ये तो हो गया स्थानीय मान, ये तो हो गया स्थानीय मान। इसी नंबर में 4 का जातीय मान क्या है, आप बोलेंगे किसी भी नंबर्स का जातीय मान क्या होता है, वही नंबर होता है। इसमें क्या बताना है, अंतर। तो आप 400 में 4 घटाओगे, किसको नहीं पता, 396 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपको देखने को मिलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान से जुड़े। उम्मीद है आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। आगे की बात करें तो अब हम लोग संख्याओं के गुणधर्म को समझते हैं। अच्छा, इसका ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये चीजें आपने पढ़ी तो बहुत हैं, पर इनके नाम, इनकी प्रॉपर्टीज के नेम जो हैं वो आप भूल जाते हैं, उनको आपको समझना है। जैसे क्रम, पहला नियम हमारा है क्रम विनिमय नियम, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या नियम होता है, गेस करो क्या नियम ये था, आपने बचपन में किस तरह से आपने इसको पढ़ा था। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। देखिए क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम, और विनिमय मींस आदान प्रदान, यानी कि क्रम को हम ऑर्डर को चेंज करेंगे और रूल बन जाएगा क्रम विनिमय का। ऑर्डर का मतलब, जैसे मैं आपसे बात करूं कि क्रम का बदलने का, जैसे 5 + 2 7 होता है, पक्का होता है, लेकिन मैं 2 + 5 बोलूं तो क्या नहीं होता है 7। अरे 5 + 2, पहले 5 था लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले 2 ले आए तो मैंने ऑर्डर बदल दिया, दोनों का आंसर आएगा तो 7 ही। अच्छा, ये योग का क्रम विनिमय था, ऐसा नहीं है। आप गुणा का भी क्रम विनिमय गुणा पर भी लगता है, यानी क्रम विनिमय नियम 2 प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, योग की भी और गुणा की भी। जैसे मैं बोलूं 5 × 2 या 2 × 5, आएगा तो 10 ही, आएगा तो 10 ही। ये बात आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपने ये जाना कि a + b बोले या b + a बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या बोले a × b या बोले b × a। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्रम बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमारा जो नियम है वो क्रम विनिमय का नियम कहलाएगा। क्रम बदलने से जो नियम बन जाए उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम। चलिए आगे का हमारा जो नियम है साक्षर का नियम, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और इसमें मैं आपको थोड़ा याद करने का तरीका बता दूं, इसमें कुछ नहीं है,
ये जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का रोल है और कुछ नहीं है। देखिए a प्लस बी प्लस सी, पहले क्या था, ब्रैकेट b प्लस सी पर था, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, ब्रैकेट a प्लस बी पर कवर कर दिया, ब्रैकेट यहां से इन दोनों से कवर करके इधर आ गया, योग का नियम हो गया ये। यही इसी तरह से हम गुणा पर भी ब्रैकेट क्या कर सकते हैं, इधर से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये गुणा का हो गया। तो क्रम साश्चर्य का जो नियम है वो भी दो इसके नियम होते हैं, योग और गुणा दोनों पर ये लग जाता है। इसमें रोल किसका होता है, ब्रैकेट का, किसमें, साश्चर्य का नियम। क्लियर, साश्चर्य का मतलब होता है किनको साथ में लेना पसंद करेगा, ठीक है। साश्चर्य, साश्चर्य में साथ रहना किसको पसंद करेगा। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 प्लस 4 प्लस 3 बराबर, अब मैं क्या करूंगा कि ये 4 5 के साथ रहना पसंद करे, और ये भैया इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पहले ब्रैकेट जहां पे लगा होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, तो 4 3 7 7 5 कितना होगा, 12, यहां से भी 12 आएगा, यहां से भी कितना आएगा, 12, और यहां देखो पहले अब इनको जोड़ो, 5 और 4 कितना, 9, और 9 में 3 जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 12। भाई ये आपने बोर्ड मास में पढ़ रखा है ना कि ब्रैकेट वाला जो मटेरियल होता है वो पहले सॉल्व होता है। ये ब्रैकेट कुछ और नहीं बता रहा है, ये ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है कि आप पहले 5 प्लस 4 को सॉल्व करो। यहां पे ये ब्रैकेट क्या बता रहा है कि पहले 4 प्लस 3 जोड़ो, 4 प्लस 3 जोड़ोगे तो 7 7 5 12, और 5 प्लस 4 जोड़ोगे 9 9 3 12, तो और कुछ नहीं, ये योग पे लग गया। इसी तरह से मान लीजिए आप यहां पर गुणा पे भी लगा सकते हो, 5 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 5 इंटू 4, मान लीजिए 5 4 के साथ आना चाहता है, गुणा 3, तो अब यहां पर पहले 12 12 पंचे 60, या फिर इधर बोलो 20 20 तिहाई 60, आंसर कितना आएगा, आंसर दोनों कंडीशंस में क्या आएगा, 60 ही आएगा। दोनों कंडीशंस में आंसर कितना आएगा, दोनों कंडीशंस में आंसर 60 आएगा। तो ये हमारे पास साश्चर्य का नियम हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। याद करने का तरीका, साश्चर्य का मतलब होता है साथ में आचरित करने वाला, साथ में रहने वाला, चरने वाला मतलब बोले तो बैठने वाला, और वो बैठ कैसे सकता है, ब्रैकेट के थ्रू। चलो, जो हमारा तीसरा नियम है वो है बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a इंटू बी प्लस सी। अब a का क्या होगा, a का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसमें, जो ये बंधी हुई प्रॉपर्टी थी ना, ये जो बंधी हुई प्रॉपर्टी थी बच्चे, इस बंधी हुई प्रॉपर्टी का विखंडन होगा, बंटन होगा, बटेगी प्रॉपर्टी किसमें, a के साथ। तो देखो a के साथ b और a के साथ c, यानी BC की प्रॉपर्टी A में बट गई, कुछ भाग B का मिला A को, कुछ भाग C का भाग मिला किसको, A को। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नियम चलता है, वो भी किसका, ब्रैकेट का यानी गुणा का। इसका सिर्फ और सिर्फ एक नियम होता है। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के कितने नियम, आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ एक नियम। एक एग्जाम्पल भी इसका देखते हैं, जैसे 5 इंटू 2 प्लस 3, तो इसको हम क्या करेंगे, इस 5 का कुछ नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। ये सब नियम फालतू के हैं, अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो, 5 का बस इसमें क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट में क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 गुणे 2 प्लस, अरे ये नॉर्मल सी बात है, 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3। भाई इधर देखो, 5 5 पचम 25 आएगा इधर से भी, और 5 दूनी 10 प्लस 15, इधर से भी कितना आएगा, इधर से भी 25 आएगा। दोनों तरह से कितना आएगा, 25 ही आएगा। ये बात आप समझ रहे होगे, क्लियर। 3 नियम आपने देख लिए। अब इन तीनों नियम पर सवाल क्या बन सकते हैं, ये आप देखो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। पहला सवाल आपके पास ये है कि निम्न में से क्रम विनिमय का नियम क्या है। मैंने आपको बताया था क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का बदलना। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का बदलना। तो क्रम विनिमय नियम 6 प्लस 4 4 प्लस 6, यही हो गया क्रम विनिमय का नियम। पहले ही आंसर राइट हो गया भैया। ये हमारे पास किसका है, क्रम विनिमय का नियम है, क्योंकि इसमें क्रम का क्या हो गया, विनिमय हो गया। अच्छा, ये नियम हमारे पास कौन सा है, 6 इंटू 3 प्लस 2। अच्छा, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 की प्रॉपर्टी बंधी दोनों में बटी 6 6 में, पक्का। ये तो बंटन नियम है। ये कौन सा नियम है, ये तो बंटन नियम हो गया भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ये वाला नियम 7 इंटू 5 5 इंटू 7, ये भी क्रम विनिमय का नियम है।
ये भी हमारे पास क्रम विनिमय का नियम है, ठीक है, पक्का। और ये हमारे पास, ये तो साश्चर्य का नियम है। ये तो दो सवाल हो गए, साश्चर्य का नियम, ये साश्चर्य का नियम है। ये भी नियम किसका है? ये भी क्रम विनिमय का नियम है, क्रम विनिमय का नियम है। और इसमें भी क्या नियम है? क्रम विनिमय का नियम है। तो इसका आंसर दो निकल रहे हैं। इसका आंसर एक तो पहला है और दूसरा तीसरा है। दोनों में क्रम का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है, प्लेसेस बदल रहे हैं। योग का भी क्रम विनिमय लगता है और मल्टीप्लाई यानी गुणन का भी क्रम विनिमय लगता है, पक्का। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा देखो, बंटन नियम। इन चार एग्जांपल्स में बंटन नियम का कौन सा एग्जांपल है? बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कौन सा एग्जांपल है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, यदि हम इधर देखें, इसमें तो ब्रैकेट का रोल है। ब्रैकेट का रोल, ब्रैकेट किसमें लगता है? सहश्चर्य में। ये तो सहश्चर्य का नियम है भैया। और ये वाला नियम 7 × 3, अच्छा इसमें भी सहश्चर्य का नियम लग रहा है। ब्रैकेट का रोल है, ब्रैकेट का रोल है बच्चे, इसमें भी क्या लग रहा है? सहश्चर्य का नियम लग रहा है। इसमें ये तो क्रम विनिमय का नियम है भैया। ये तो क्रम बदल गया, क्रम विनिमय का नियम हो गया। ये तो क्रम विनिमय का नियम हो गया। इसमें देखो, अरे यार यही तो है बच्चे मेरे, यही तो है क्या? बंटन नियम। यही तो है बंटन नियम, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पक्का। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ये देखो, साश्चर्य का नियम नहीं है, ये बात जरूर देखा करो। नहीं वर्ड जरूर आप देखा करो। आप इस वर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। साश्चर्य का नियम देखो किसमें नहीं है, नहीं है। सबसे पहले तो इसमें ब्रैकेट करो, इसमें तो है साश्चर्य, इसमें तो साश्चर्य है। इसमें देखो, इसमें भी साश्चर्य है, इसमें भी साश्चर्य है, पक्का। इसमें देखो, इसमें तो बंटन नियम है, इसमें तो बंटन नियम है, इसमें भी बंटन नियम है। हमसे पूछा क्या गया था भैया? हमसे नहीं, इसमें बंटन नियम नहीं है, इसमें तो साश्चर्य नियम है। देखिए, इसमें तो ब्रैकेट का रोल है, इसमें तो साश्चर्य नियम है। पूछा क्या गया बताओ? पूछा गया है कि साश्चर्य का नियम नहीं है। एक ही ऑप्शन है थर्ड, एक ही ऑप्शन है थर्ड, क्योंकि इसमें लग रहा है बंटन का नियम, इसमें लग रहा है बंटन का नियम। बाकी इन तीनों में इसमें भी साश्चर्य, इसमें भी साश्चर्य और इसमें भी साश्चर्य का नियम। और आपको जान के ये बात आश्चर्य होगी, क्योंकि ये पूरा का सवाल, यही बिल्कुल हूबहू सवाल पीसीएस में भी जो है पूछा गया है। पीसीएस में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो मैथ्स का पूरा पोर्शन हम लोग कवर करके चलेंगे। यूपीएसआई में ये भी सवाल, अब इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें लैंग्वेज बेसिस सवाल हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल हैं, क्योंकि इन बच्चों पर, इन सवालों पर बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं। सारी चीजें कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है पूरी सीरीज आप नंबर सिस्टम की देखेंगे। नंबर सिस्टम की सीरीज देखने के बाद आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखते हैं, अब यहां तक खत्म रहता, मतलब यहीं से पूरा हमारा हम लोगों ने नंबर्स का गुणधर्म समझ लिया, प्लेस वैल्यू, फ्लेस वैल्यू समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे सीरीज। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।